सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहले हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता का जो सार है उसे समझ लेते हैं। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की उपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। परंतु विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बनता चला जाता है। तो आइए कुछ इसी भाव के साथ आज हम कविता पढ़ें और उसकी व्याख्या देखें। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रसंग आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता श्री रघुवीर सहाय हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक अपाहिज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। इसके साथ ही कवि ने दूरदर्शन के अमानवीय व्यवहार की झांकी भी प्रस्तुत यहाँ पर की है। इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्त किया है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने प्रस्तुत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस कमज़ोर की पीड़ा, दुख, दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उनके प्रति संयोजकों का जो रवैया होता है वह संवेदनशील न होकर संवेदनहीन होता चला जाता है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ एक शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वो जो कैमरामैन है वह जानबूझकर, संयोजक जानबूझकर उससे पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं? यदि हाँ, तो आप अपाहिज क्यों हैं? आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आपको अपना अपाहिजपन दुख देता है तो किस प्रकार के दुख देता है? इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की बौछार बिना उसका उत्तर जाने ही वो जारी रखते हैं। प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम सर्वशक्तिमान
और हर कार्य को कुशलता से कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो कवि रघुवीर सहाय जी जो हैं, इन पंक्तियों या हम यूँ कह लें कि इस संपूर्ण कविता के माध्यम से जो दूरदर्शन पर समाचार संयोजक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता होते हैं, वे अपने चैनल को या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक दुर्बल निरीह व्यक्ति के संवेदना को दरकिनार करते हुए उनसे जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो दर्शक हैं, देखने वाले, वे उनकी संवेदना से जुड़ जाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके कार्यक्रम को देख सकें ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने इस बात को उजागर किया है कि आजकल जो दूरदर्शन कार्यक्रम के संयोजक होते हैं, वे अपने कार्यक्रम को किसी न किसी माध्यम से चलाने के लिए या उसे प्रसारित करने के लिए या अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम से जुड़ सकें, कार्यक्रम सफल हो सके, उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। और यहाँ एक लाचार बेबस व्यक्ति के संवेदना से वे खिलवाड़ करते हैं, उसे वे ज़बरदस्ती यह प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप अपने दुख को अभिव्यक्त कीजिए, परंतु जो दुखी व्यक्ति है उसके आँखों से ही वह दुख अभिव्यक्त होता है, वह मुंह से कुछ नहीं कहता। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यही समझाने का यहाँ प्रयास किया है। अब इन पंक्तियों का जो काव्य सौंदर्य आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि कवि ने मुक्त छंद का यहाँ प्रयोग किया है, बिंब योजना अत्यंत सार्थक है, संस्कृत के तत्सम और तद्भव विदेशी शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली भाषा सरल एवं सरस है, अनुप्रास अलंकार हैं, आदि आदि। अब हम आगे की पंक्तियां देखें। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। तो इसकी व्याख्या आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि इन पंक्तियों में कवि ने उन शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है जिनसे दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने अनेक व्यर्थ के प्रश्न पूछते रहते हैं। उसे अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है? वह अपने इस जीवन के बारे में कैसा विचार रखता है? अर्थात उसे अपने जीवन के दुखों का सामना करना संघर्षमय साहसपूर्ण लगता है या कष्टकारी लज्जापूर्ण लगता है? यदि वह नहीं बता पाता तो संचालक उसे संकेत करके बताता है कि इस प्रकार से बताओ। पीड़ित व्यक्ति को संचालक के इशारे को समझकर वही कारण बताने को निर्देशित किया जाता है। संचालक की चेतावनी है कि यदि उसे वही कारण नहीं बताया तो वह यह मौका खो बैठेगा। वह प्रयास करता है कि बार बार अपना प्रश्न पूछकर उस अपंग व्यक्ति को रुला दे। इससे वह लोगों के मन में करुणा का भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाएगा। वह तो इस प्रतीक्षा में रहता है कि अपंग व्यक्ति की रुलाई को देखकर दर्शक भी उसके साथ रो पड़े। यही मीडिया पर यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है कि वो किस प्रकार एक कमज़ोर निरीह व्यक्ति को मजबूर करते हैं और अपने इशारे पर नचाकर, या यूँ कह लें कि अपने इशारे के साथ उसे वही करने को कहते हैं जो उनकी इच्छा होती है। तो आप इन पंक्तियों का जो काव्य सौंदर्य है वो कुछ इस प्रकार लिखिए कि इन पंक्तियों में अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहन संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा जो है वो खड़ी बोली भाषा सरल है, सरस एवं प्रभावशाली है। बिंब योजना सार्थक और सटीक है। तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दावली का समायोजन यहाँ किया गया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ विद्यमान है। आगे की पंक्तियाँ देखें।
फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि टेलीविज़न कैमरे पर दिखाए जाने वाले एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति जो संवेदना है, उसका किस प्रकार चित्रण किया है, इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ वो दर्शाते हैं। किसी की पीड़ा का मजाक उड़ाना अमानवीय मूल्यों का निरादर करना है। अपाहिज व्यक्ति को बोलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पर्दे पर एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसकी आंखें रोते रोते सूज गई हों और उसके होठों पर अपनी बात को कहने की विवश बेचैनी हो। वह दर्शकों से धैर्य रखने की अपील भी करता है। वह अपने कैमरामैन को हिदायत देता है कि अब बस करो, और यदि रोना संभव नहीं हुआ तो रहने दो। पर्दे पर समय की बड़ी कीमत है। कार्यक्रम को शूट करना काफ़ी महंगा पड़ता है। हम इसके लिए ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। अब रोना पीटना बंद करो, अब हमारे मुस्कुराने की बारी है। अर्थात अब हम अपनी वास्तविकता पर लौट आएंगे। संचालक महोदय दर्शकों को बताते हैं कि हमने यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया था। इसमें बस थोड़ी सी कमी रह गई, कहकर कवि ने ऐसे नकली और दिखावटी कार्यक्रमों पर यहाँ व्यंग किया है। तो इन पंक्तियों का जो काव्य सौंदर्य है, काव्य का जो विषय है वह नूतन है, नया है, और इन पंक्तियों में दूरदर्शन के फूहड़पन पर करारा व्यंग कवि ने किया है। भाषा जो है वो खड़ी बोली बोलचाल की भाषा है। कविता छंद अलंकार रसविहीन है। तो इस प्रकार आप काव्य सौंदर्य लिख लीजिए, तो आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।